दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। आप हमें फेसबुक के पेज पर फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ टेलीग्राम पर भी डेली अपडेट प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। यह इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में आया हुआ आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि इन स्पेस ग्रोविंग प्राइवेट रोल, यानी कि निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को बताया गया है। और इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत की सरकार ने एक नए संगठन की स्थापना की घोषणा की है और उसका नाम होगा इन स्पेस। और इसी पर आधारित ये आर्टिकल है। हम इसमें देखेंगे कि निजी क्षेत्र की कैसे अंतरिक्ष में भागीदारी बढ़ती रहेगी और इसके क्या मायने हैं और किस तरह से इसमें इन स्पेस आगे सहयोग देगा। इन स्पेस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। यह चर्चा में क्यों रहा वो हमने देख लिया है कि भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए संगठन के निर्माण की मंजूरी दी गई है। यह अंतरिक्ष क्षेत्र को सभी के लिए खोलने एवं अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं को और अधिक व्यापक बनाने के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण यानी इन स्पेस, ये 6 महीने के भीतर कार्यात्मक होने की उम्मीद है, यानी 6 महीने के अंदर ये कार्य करने लग जाएगा। अब हम समझते हैं कि निजी क्षेत्र की आवश्यकता अंतरिक्ष क्षेत्र में क्यों है। सबसे पहली बात, अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े बुनियादी ढांचे और भारी निवेश की आवश्यकता है। हमें अंतरिक्ष क्षेत्र में वित्तीय सहयोग चाहिए, हमें वित्तीय प्रोत्साहन चाहिए ताकि वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। और यह निवेश कौन कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उसके पास में पैसा बहुत है, तो इसलिए अंतरिक्ष क्षेत्र में वो सहयोग आसानी से कर सकता है। दूसरा देखते हैं, अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं की मांग भारत के भीतर एवं भारत के बाहर दोनों क्षेत्रों में बढ़ रही है। ये ठीक बात है कि अंतरिक्ष से संबंधित जो भी एप्लीकेशंस है और जो भी सर्विसेज है, उनकी मांग भारत के अंदर तो है ही, जैसे एग्रीकल्चर में, रिमोट सेंसिंग में, इसके साथ साथ नेविगेशन में। इसी तरह भारत के बाहर जो पड़ोसी देश है या फिर अन्य देश है, वहाँ पर भी इसरो के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होती है और साथ में उनकी भी मांग बढ़ रही है। और इसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसरो इन पूरी मांगों को पूरा करने में समर्थ नहीं है, तो इसलिए यह सहयोग ले रहा है प्राइवेट सेक्टर का। और उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा इन स्पेस की घोषणा की गई है। इन स्पेस के द्वारा इसरो और निजी पार्टियों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें निजी क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है या फिर इन स्पेस की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। किन किन के बीच में? जो निजी पार्टियाँ इच्छुक है अंतरिक्ष क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इसरो, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा इन स्पेस। और दूसरी बात, ये आकलन करेगा कि भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए और अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाए। अब हम देखते हैं कि इसका आखिर फ़ायदा क्या होगा। देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वाणिज्यिक और रणनीतिक। वाणिज्यिक फ़ायदा ऐसे होगा कि जैसे अभी हमने बात की थी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में गतिविधियों के लिए निवेश की आवश्यकता है, और अगर वहाँ पर सही तरीके से निवेश हो जाए तो उसके बाद स्वाभाविक है जो बाहरी जो भी देश है वो भारत से सर्विस लेंगे, और भारत से सर्विस लेंगे तो भारत को भी उससे बड़ा मुनाफा होगा और भारत को भी उससे वहाँ से इनकम जनरेट करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। दूसरा, रणनीतिक इस मायने में है कि अगर भारत अपने पड़ोसी देशों की हेल्प करता है या फिर अन्य दूर दराज के देशों की हेल्प करता है, तो इससे नो डाउट इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में स्पेस डिप्लोमेसी बहुत ही कारगर साबित होगी। एक बात और ध्यान रखना आपकी, एक हम चर्चा करते हैं NSIL के बारे में। इसके बारे में यह महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना भी एक प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह पिछले 2 वर्षों में बनाया गया दूसरा अंतरिक्ष संगठन है। यानी जो इन स्पेस है, यह कौन सा है? दूसरा। ध्यान रखना, इन स्पेस कौन सा है? दूसरा। तो पहला कौन सा है? NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 2019 के अगर बजट की बात की जाए तो 2019 के बजट में सरकार के द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में NSIL की स्थापना की घोषणा की थी। यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए पहला है और इन स्पेस दूसरा है। NSIL की अगर बात की जाए तो मार्केटिंग शाखा के रूप में काम करेगा। मार्केटिंग शाखा के रूप में कैसे काम करेगा? कि मार्केटिंग शाखा के रूप में ऐसे काम करेगा कि जैसे मान लो कि इसरो के द्वारा अगर कोई प्रौद्योगिकी
डेवलप की गई है या कोई सर्विस डेवलप की गई है तो उसकी जो मार्केटिंग का कार्य है वो NSIL के द्वारा किया जाएगा, यानी उसको किस ग्राहक को बेचना है और कौन इसको खरीदने का इच्छुक है इत्यादि जो भी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी है वो NSIL के द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि निजी क्षेत्र में अगर हम बात करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देने की तो दो संस्था ऐसी है जो काम कर रही है, एक तो है इनस्पेस और दूसरी है NSIL। अब हम अपने ज्ञान को परखने के लिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इन स्पेस इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन, भारत के अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये एक नया संगठन है। ये एकदम ठीक बात है कि ये नया संगठन है अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा कथन देखते हैं, सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित किया हुआ यह पहला संगठन है। देखो हमने चर्चा की थी कि सरकार ने इससे पहले 2019 के बजट में एक NSIL नामक जो सार्वजनिक निकाय है वो स्थापित किया गया था। तो ऐसा नहीं कि ये पहला, ये दूसरा है, यानी इन स्पेस दूसरा संगठन ऐसा, तो ये गलत हो गया। तीसरा कथन देखते हैं, इस संगठन के द्वारा इसरो को वाणिज्यिक एवं रणनीतिक दोनों तरह से फायदे होंगे। ये ठीक बात है, तो इसमें पहला और तीसरा तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में बी, 1 और 3। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स BECs ये चर्चा में क्यों रहा था? वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार पदार्थ की पांचवी अवस्था को खोजा गया। आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में एक वैश्विक समुदाय का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्य कर रहा है। वहीं पर वैज्ञानिकों के एक दल ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की थी और उसी के लिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट चर्चा में रहा था, क्योंकि उसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। इसके बारे में अगर अन्य तथ्य देखें तो ये कि पांचवी अवस्था है जो अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस के नाम के आधार पर ली गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया था कि ऐसी अवस्था पदार्थ की है। और पदार्थ की 4 अवस्थाएं आपको पता होगी, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी लेने की और आवश्यकता नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत बातें ध्यान रख लेना कि पृथ्वी पर इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल क्यों था, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जो आवश्यक गुरुत्वाकर्षण फील्ड है उसको उत्पन्न नहीं होने देता है। इसके साथ साथ पृथ्वी के जो वातावरण है उसमें ये पिघल जाती है। यानी जो पदार्थ की पांचवी अवस्था अगर वो पृथ्वी के वातावरण में उसको ऑब्जर्व नहीं करने का अगर सबसे प्रमुख कारण माने तो यह कि पृथ्वी के वातावरण में वो पिघल जाएगी। तो इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वहाँ पर इसका परीक्षण या ऑब्जर्वेशन किया गया था। इसका महत्व आखिर क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी जो डार्क एनर्जी है उसके बारे में जानकारी का पता लगाने में ये सहयोग करेगा। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो बहुत इजी पूछेगा, कोई बहुत गहराई में नहीं पूछने वाला, कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स की सर्वोत्तम व्याख्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन करता है? हमें बताना कि इसकी व्याख्या कौन सा कथन करेगा। पहला कथन देखते हैं, अंतरिक्ष में ब्लैक होल से संबंधित जानकारी जुटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बनाए गए एक उपकरण है। देखो ये गलत बात है, ऐसा कोई उपकरण नहीं है। दूसरा देखते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खोजी गई पदार्थ की पांचवी अवस्था, ये एकदम ठीक बात है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया DTI प्रोजेक्ट के संदर्भ में है ये चर्चा में क्यों रहा था? नीति आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर यह कार्यक्रम लॉन्च करेगा। यानी नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम संयुक्त रूप से डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। यह है क्या? भारत में परिवहन से संबंधित जितना भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है उसका आकलन हेतु यह एक फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। इसके द्वारा सरकार को परिवहन से संबंधित वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों की जानकारी मिलेगी ताकि CO2 के उत्सर्जन से संबंधित निर्णय लिया जा सके। देखो CO2 का उत्सर्जन क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के साथ मिलकर। और एक बात कि यह डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज DTEE का भाग है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि DTEE क्या है। ये ITF जो हमने पढ़ा था अभी पहले में कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का एक प्रोग्राम है। DTEE ITF का एक प्रोग्राम है जो ये कुछ संस्थाएं दी गई है इनके सहयोग से संचालित कर रहा है। तो ये संस्थाएं हमारे लिए याद करना जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि ITF का ये प्रोग्राम है और इसी के आधार पर भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। सपोर्ट किसका लिया गया? नीति आयोग का।
और इसका टारगेट क्या है? उभरते हुए राष्ट्रों के सरकारों को CO2 के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु सहयोग करना। देखो दोनों का लक्ष्य एकदम सेम ही है। अब DTEE जो भागीदार देश है इसमें है अर्जेंटीना, अजरबैजान और भारत। भारत अगर ऐसे कोई संगठन का सदस्य होता है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। और इसमें चौथा कौन सा? मोरक्को। तो ये 4 इसमें भागीदार देश है DTEE के। और इसी के आधार पर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट नीति आयोग और ITF दोनों मिलकर के लॉन्च किया है। एक हम चर्चा करते हैं ITF क्या, जो अभी हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, वो क्या है? ये OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है विकसित देशों का फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और भारत सहित इसमें 60 देश है। देखो भारत इसमें सम्मिलित है। और यह क्या काम करेगा? थिंक टैंक के रूप में, जो परिवहन से संबंधित नीति एवं मुद्दे का विश्लेषण करता है। तो ये ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्ट फोरम ट्रांसपोर्ट से संबंधित नीति और मुद्दे का विश्लेषण करेगा। जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि DTI प्रोजेक्ट है, वो क्या करेगा? जो CO2 है उसका कितना एमिशंस होता है ट्रांसपोर्ट से, उसका आकलन करके भारत को बताएगा। और भारत फिर क्या करेगा? उसके अनुरूप अपनी नीतियाँ बनाएगा, उसके अनुरूप आगे के टारगेट डिसाइड करेगा। और कितना हमें अपने क्लाइमेट चेंज यानी भारत के कुछ उद्देश्य है पेरिस क्लाइमेट के, तो उनको पूरा करने में कितना समय लगेगा और क्या क्या हमें नए नवाचार करने हैं, उन सब के बारे में डिसीजन ले सकेगा। अब हम देखते से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है। डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखो यहाँ पर पूछा है सत्य कथन। पहला कथन देखते हैं, नीति आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक बात है। दूसरा देखते हैं, ये भारत में परिवहन से संबंधित उत्सर्जन के आकलन हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ये भी ठीक बात है। तो इसमें दोनों ही ठीक है, दोनों कथन इसमें सत्य है। अब देखते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, सेनकाकू आइलैंड। देखो सेनकाकू आइलैंड चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि जापान के द्वारा यहाँ पर एक योजना तोनोशिरो सेनकाकू लॉन्च की गई। ये है क्या? देखो इस आइलैंड पे एक ऐसा क्षेत्र जिसका नाम है तोनोशिरो, उसका नाम चेंज करके जापान रख रहा है तोनोशिरो सेनकाकू। यानी कुल मिलाकर के सेनकाकू आइलैंड एक डिबेट रहती है, एक चर्चा का विषय बना रहता है जापान एवं चीन के मध्य विवाद की वजह से। जापान, देखो यहाँ पर आप एक बार पिक देखो, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर, ये ब्लू लाइन में दावा करता है कि चाइना का क्षेत्र है, या चाइना अपना दावा करता है कि ये हमारा क्षेत्र है। और इसी के अधीन यहाँ पर है सेनकाकू आइलैंड। ये देखो जो येलो मार्क है ये सेनकाकू आइलैंड का मार्क है। और आपको जो रेड लाइन दिख रही है इस पर दावा करता है जापान। यानी जापान का मानना है कि सेनकाकू आइलैंड हमारे अधीन है। तो इसी वजह से ये विवादों में रहता है। सेनकाकू आइलैंड को चाइना बोलता है DIAOU, DIAOU यानी DIAOU। और जापान कहता है कि नहीं, ये DIAOU नहीं है, ये सेनकाकू इसका नाम है। और यहीं पे तोनशिरो क्षेत्र है, वहाँ पर ये तोनशिरो सेनकाकू नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो हमने सेनकाकू आइलैंड की लोकेशन जो महत्वपूर्ण है वो हमने देख ली। चर्चा में क्यों रहता है? जापान एवं चीन के मध्य विवाद की वजह से। ये एक अनिवासी और निर्जन द्वीप है, पूर्वी चीन सागर में, चीन के पूर्व में। ये लोकेशन तो हमने देख ली है, देखने की आवश्यकता है नहीं। देखो नीचे ताइवान है, ताइवान से उत्तर पूर्व की साइड है, और जापान के दक्षिण पश्चिम में है, और चाइना के पूर्वी साइड में है। तो तीनों देशों से हमने इसकी लोकेशन देख ली है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही सरल बन सकता है कि सेनकाकू आइलैंड से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसकी लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी लोकेशन कौन से महासागर में है। तो इसकी लोकेशन हो जाएगी प्रशांत महासागर में। ठीक है, और ये विवाद किन दो देशों के बीच है? चीन और जापान के बीच, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये टॉपिक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के संदर्भ में। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को आदेश दिया गया है कि रूल ऑफ इंडेक्स लॉ इंडेक्स में सुधार करने हेतु आप जरूरी कदम उठाइए। यानी सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसने याचिका में कहा गया था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक बहुत नीचे है, उसमें आप सरकार को आदेश दीजिए जिससे कि इस इंडेक्स में रिफॉर्म हेतु वो आवश्यक कदम उठाए। तो उसी को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ये आदेश दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रकाशन कौन करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखना, कई बार रिवीजन भी क्वेश्चन का हो जाता है। ये है क्या? किसी भी देश में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का कितना पालन हुआ है, इस बात का समग्र रूप से ये विश्लेषण करेगा। और इसमें 8 ऐसे मानक है जिसके आधार पर ये डिसाइड करता है कि उसकी रैंक कितनी है। और 2020 में जो टॉप 3 है उसमें डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड टॉप 3 है, और भारत है वो 69 पर है। भारत इसमें कभी भी टॉप 50 में नहीं रहा, जो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का फॉलो भी अच्छे से किया जाता है। ऐसा नहीं कि तानाशाह देश की तरह किसी को भी ऐसे मार दिया जाता है या फिर कुछ हथियारों के
तहत किसी पर गोलीबारी करके अनावश्यक रूप से उसको पीड़ित किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई यहाँ पर अपराध कर रहा है तो उसको सज़ा भी मिलेगी, चाहे वो थोड़ी लेट हो जाए। लेकिन इसी बात के होते हुए भी भारत टॉप 50 में नहीं है, तो ये एक चिंता का विषय है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुँचता है। इन बातों को ध्यान में रख के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि आप ऐसे कुछ आवश्यक कदम उठाइए जिससे कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारा स्थान भी अच्छा सुनिश्चित हो सके। इसमें क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया वही यहाँ पे है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।